हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। बेटा आज केमिकल काइनेटिक्स का जेई एडवांस वाला लेक्चर हम कर रहे हैं, है ना। जेई मेन तक के सारे टॉपिक मैंने आपको करा दिए हैं। थोड़े बहुत आज एनसीईआरटी की चीजें बताऊंगा मैं आपको, है ना। ध्यान देना। कुछ एनसीईआरटी की भी बताऊंगा आगे। आवाज आ रही है? चेक कर लो एक बार सभी लोग। आवाज आ रही है? वीडियो दिखाई दे रहा है? जेई एडवांस से रिलेटेड बेटा कुछ टॉपिक होते हैं, उसको आज हम कवर करेंगे। और थोड़ा एनसीईआरटी के दो चार क्वेश्चंस बच्चों ने भेजे हैं तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा, है ना। ठीक है, चलो शुरू करें। तो लेक्चर नंबर 12 है बेटा हमारा ये, है ना। और इसमें हम आज केमिकल काइनेटिक्स जेई एडवांस वाला लेक्चर ले रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंशियल रिएक्शन ले रहे हैं। ध्यान से देखना जरा, क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंशियल रिएक्शन। जैसे कोई रिएक्टेंट है आपके पास, है ना। कोई रिएक्टेंट है, मान लो ए, ठीक। ए से बन रहा है बी। थोड़ा आराम आराम से चलेंगे आज, है ना, क्योंकि जेई एडवांस का लेवल है तो थोड़ी चीजें अच्छी वाली हैं इसमें, है ना। ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है और सी से डी बन रहा है ना। ए से बी, बी से सी और सी से डी, डी से ई टाइप से चल रहा है। तो मैं सिर्फ यहां तक आपको बता देता हूं। ए से बी बना, बी से सी बना, एक सी से डी बन सकता है, डी से ई, इस तरीके से सीक्वेंस में चलती रहेगी रिएक्शन। मतलब ए से बी जो बन रहा है, यहां जो प्रोडक्ट है वो अगली वाली रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की तरह काम करने लगे, है ना। तो इस तरीके से चलेगा। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर इसके मोल या कॉन्सेंट्रेशन, जीरो नहीं, ए है, ठीक है, इधर 0 है, तो टाइम टी इज इक्वल टू टी पर क्या होगा, ए में से मैंने कुछ मोल कम कर दिए। पहले आपके पास ए मोल थे, अब आपने ए में से कुछ कम कर दिए, मान लो एक्स कम कर दिए, है ना। ए में से कुछ कम कर दिए, मान लो एक्स कम कर दिए। तो अगर यहां एक्स कम करें तो यहां कितने बनेंगे, एक्स बनेंगे। अभी आप ये मान के चलो कि ये रिएक्शन आपके पास नहीं है, ठीक है, ये रिएक्शन नहीं है। सिर्फ ये सोचो, ए से बी बन रहा है, इनिशियल ए मोल थे, यहां 0। अब ए में से यहां कुछ कम हो गए, यहां कितने बनेंगे, जितने कम हुए, ठीक है। अब आप ये रिएक्शन छुपा लो, चलो एक्स बन गए, एक्स मोल इसके बन गए, किसके, बी के। तो एक्स में से अगली रिएक्शन जब हुई, बी से सी बना, तो एक्स में से कुछ कम होगा, मैंने मान लिया जेड कम होगा, तो सी कितना बनेगा, जेड बनेगा, ठीक है। तो ये ए था, ये 0 था, ए में से एक्स कम हुआ, ठीक है, और एक्स यहां बना। अब अगली रिएक्शन हुई तो एक्स में से कुछ और कम होगा, मान लो z कम हुआ तो यहां z बना। और इस x माइनस z को बेटा मैं लिख रहा हूं y, इसको मैं लिख रहा हूं y, ठीक है। क्लियर है एकदम? वॉइस नहीं आ रही है? एकदम क्लियर आनी चाहिए, ठीक है। बेटा ये बोर्ड के लिए बिल्कुल नहीं है, केमिकल काइनेटिक्स आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है। इस क्लास के लास्ट में मैं आपको थोड़ा एनसीईआरटी वाला टच दे दूंगा। बाकी एनसीईआरटी का एक पूरा लेक्चर आएगा, डॉली मैडम आपको करवाएंगी वेडनेसडे को प्रैक्टिस, है ना। बाकी एनसीईआरटी के जो कुछ पॉइंट बचे हैं वो हम कवर कर लेंगे, ठीक, समझ गए बात को। और ये इंडिविजुअल रिएक्शन एलिमेंट्री हैं, इसलिए बोल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंशियल रिएक्शन, ए से बी, बी से सी, ठीक। अब ध्यान से देखना, अब मैं लिख रहा हूं बेटा माइनस डी ए बाई डी टी, ध्यान से समझना जरा। यहां लिख रहा हूं मैं माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी, रेट माइनस डी ए बाई डी टी। क्या लिखूंगा, अगर इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है, तो मैं लिखूंगा K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, ठीक, माइनस डी ए बाई डी टी को।
और मैं dv बाई dt लिखूंगा तो क्या आएगा, यहां से dv बाई dt क्या आएगा, देखो जरा ध्यान से, अगर मैं dv बाई dt लिखूंगा, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, अगर इस रिएक्शन को देखें तो B क्या है, प्रोडक्ट है, तो क्या आएगा, यहां प्लस आएगा, B प्रोडक्ट है ना, तो प्लस आएगा। इस रिएक्शन को देखें तो B क्या आ गया, प्लस में। और इस रिएक्शन के लिए ये तो डिफरेंशियल हो गई, अगर आप रेट लॉ से चलोगे तो क्या आएगा, K1 इंटू ए, तो dv बाई dt आ गया K1 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब देखना जरा ध्यान से, अगर मैं अगली रिएक्शन में चलूं, अगली रिएक्शन में तो बी रिएक्टेंट है, और अगर बेटा बी रिएक्टेंट है तो मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस डीबी बाई डी टी इज इक्वल टू, अगली रिएक्शन का रेट लॉ से क्या आएगा, रेट एक्सप्रेशन K2 इंटू बी, K2 इंटू बी, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है एकदम। एक रिएक्शन में ध्यान से देखना, एक रिएक्शन में बी क्या है, प्रोडक्ट है, और अगली रिएक्शन में बी क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, क्लियर। तो अब ध्यान से समझना जरा, मैं क्या कर रहा हूं, इस माइनस को अगर मैं इधर ले जाऊं, ध्यान समझना, इस माइनस को इधर ले जाऊं तो कैसा दिखेगा आपको, डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस K2 बी, इक्वेशन नंबर 3, ऐसा लिख दूं मैं। अब यहां ऐसा दिखेगा प्लस, है ना। अब 1 और 3 को ऐड कर दूं, अगले पेज पे करूंगा आराम आराम से, है ना, नोट कर लो इसको पहले, इतना आप नोट करो, स्लोली थोड़ा सा चलेंगे, है ना। 1 मोल ही होता है बेटा, कॉफिशिएंट यहां पर 1 मोल ही होता है सभी जगह, है ना। आराम आराम से नोट कर लो, है ना। क्लियर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने ए के लिए लिखा माइनस डी ए बाई डी टी, और बी के लिए क्या लिखा, इस रिएक्शन में क्या था, प्रोडक्ट, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट, तो आप दो अलग अलग रिएक्शन के लिए डीवी बाई डी टी लिख रहे हो। इस रिएक्शन में बी क्या है, प्रोडक्ट, और इस वाले में बी क्या है, रिएक्टेंट। ठीक है, चलो अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड कर रहा हूं, कैसे, ऐसे लिख रहा हूं मैं, फ्रॉम 1 एंड 3, ध्यान से देखना जरा, फ्रॉम 1 एंड 3 मैं लिख रहा हूं डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू, देखना जरा ध्यान से, डीवी बाई डी टी 1 और 3 को मैंने ऐड कर दिया, लेकिन बेटा जब तुम ऐड करते हो तो ये मैथमेटिकली यहां ऐड मत करना, क्यों, ये तो रेट है, तो हम नेट रेट लिख रहे हैं डीवी बाई डी टी। कई लोग क्या करते हैं, इसको प्लस इसको 2 टाइम्स लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिखना आपको, नेट रेट लिख रहे हैं कि भैया ए से बी बना और बी फिर सी बना रहा है, इसका मतलब कुछ बना कुछ चला गया, तो ओवरऑल डीवी बाई डी टी क्या है, इन दोनों का सम कर दो, तो K1A माइनस K2B, ये वाली बात ध्यान से समझना, K1A माइनस K2B, बहुत ध्यान समझना, ये क्या लिख रहे हैं हम, इसको हम यही बोल रहे हैं, ध्यान से देखना जरा, इस चीज को हम बोल क्या रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं नेट रेट, नेट रेट बोल रहे हैं डीवी बाई डी टी, मतलब बी कुछ बना और चला गया। यहां ध्यान से समझना बात को, ए से बी बना बी से सी, तो नेट रेट क्या होगी, K1A आएगा और K2B आएगा, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, जहां प्रोडक्ट है वहां प्लस, जहां रिएक्टेंट है वहां माइनस, तो नेट रेट तो डीवी बाई डी टी होगी। मैथमेटिकली इधर रेट में ऐड मत कर देना, इधर ऐड करना है आपको, ये तो नेट रेट में आ गया अपना। ठीक है, तो अब अपनी इक्वेशन क्या बनी, डीबी बाई डी टी, नेट रेट का मतलब होता है ए से बी और बी से सी बन रहा है, मतलब बी में कुछ आ रहा है, देखो बी कुछ बन रहा है और बी सी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल रेट अगर बोले, ओवरऑल रेट चेंज बोले तो डीबी बाई डी टी आ गया। अब मैं यहां क्या कर रहा हूं,
बी को रिप्लेस कर रहा हूं वाई से। मैं मोल के टर्म में सॉल्व कर रहा हूं पूरा का पूरा क्वेश्चन, आसान रहेगा इंटीग्रेशन वगैरह करना। थोड़ा खतरनाक सा इंटीग्रेशन है तो ध्यान से समझना। बी को मैंने वाई रख दिया, भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को मैं वाई रख सकता हूं मोल के फॉर्म में, तो वाई रख दिया मैंने। कहां पर? इस जगह। K1, ध्यान से देखना K1। अब एक ही कॉन्सेंट्रेशन तुम जब निकालोगे तो ध्यान से देखना, ये तो तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जैसा है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? एक ही कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू ए नॉट, ठीक है, ई टू दी पावर माइनस K1T। ये वही है तुम्हारा क्या? Ct इज इक्वल टू सी नॉट ई टू दी पावर माइनस KT, वहीं से उठाया मैंने ये, है ना। तो ये जो फॉर्मूला था वो यहां लगा दो, क्योंकि ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहां बार बार इंटीग्रेशन मत करो, आपको पता ही है इसका ये होता है। बस K क्या हो जाएगा? K1। तो मैं एक ही कॉन्सेंट्रेशन को ये पुट कर दूं, ए नॉट ई की पावर माइनस K1T, और मोल के फॉर्म में चलना है तो ए नॉट को क्या रख दोगे? ए रख दोगे। भाई यहां पर जो सी नॉट है वही तो ए है, और जो Ct है यहां पर, ये Ct जो है वो क्या है? A माइनस एक्स है, और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B है वो क्या है? Y है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C क्या है? Z। इसको रिप्लेस कर सकते हो तो मोल के फॉर्म में ऐसे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बहुत आराम आराम से समझो। Ct क्या था ये? ठीक, तो मैंने यहां पर A को उठा के रखना है, देखो ध्यान से क्या रखना है? A नॉट ई की पावर माइनस K1T, ए नॉट ई की पावर माइनस K1T, और ए नॉट मतलब ए ई की पावर माइनस K1T, ये पुट कर दिया। बहुत ध्यान से देखना, ठीक, माइनस K2। अब B क्या पुट करूंगा? B क्या पुट करूंगा? देखो B क्या पुट करूंगा? Y, मोल के फॉर्म में है ना, Y। तो माइनस K2, B की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी? Y। क्लियर है यहां तक? अब मैं क्या कर रहा हूं? माइनस K2Y को इधर ला रहा हूं, तो ऐसा दिखेगा dy बाई dt, ठीक है। माइनस K2Y इधर आएगा तो प्लस K2Y इज इक्वल टू K1A ई टू दी पावर माइनस K1T। यहां तक एकदम क्लियर है, ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर है। मैंने फिर बोला बेटा 2 टाइम्स नहीं लिखना तुम्हें। रेट जो होता है, देखो हमने तो क्या करा, ए से बी के लिए लिखा, फिर बी से सी के लिए, तो इधर कुछ आ रहा है, इधर कुछ जा रहा है, तो ओवरऑल यहां पर कितना रेट चेंज होगा? K1A यहां से आएगा और K2B यहां से आएगा, ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए ये प्रोडक्ट है, इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट है, तो ओवरऑल नेट रेट चेंज लिख लिया अपन ने। तो वहां पर ध्यान रखना dV बाई dt डबल मत कर देना, ठीक है। चलें आगे बढ़े। अब बेटा ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो होता है इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं आपको बता देता हूं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर लेकर आपको क्लियर समझा देता हूं, क्या सॉल्यूशन उसका आता है इक्वेशन का। dy बाय dt प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस टाइप की इक्वेशन है। देखो P कांस्टेंट है और Q भी तो कांस्टेंट आएगा, K1 कांस्टेंट है, A कांस्टेंट आ गया, e टू दी पावर माइनस E आ गया, तो E तो 2.8 होता ही है, तो ये भी कांस्टेंट है, तो Q कांस्टेंट हो गया ये। तो dy बाई dt प्लस पी वाई इज इक्वल टू Q, इस टाइप का, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका जो सॉल्यूशन होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आफ्टर सॉल्विंग, सीधे मैथ्स से हम उठा रहे हैं ना, आफ्टर सॉल्विंग यहां आता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू dt। ये इसका इंटीग्रेशन आता है, और यहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर में, e टू दी पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p dt। ये इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ इक्वेशन ये रिजल्ट आता है। अब इसी को तुम यहां अप्लाई कर दो, इसी चीज को तुम यहां अप्लाई कर दो डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो पहले आप ये नोट करो, फिर मैं अगले पेज में इसको सॉल्व करके बताता हूं इस फॉर्म में, है ना, इस फॉर्म में। तो ये थोड़ी सी मैथ्स है, लिख लो आप इसको।
ये जो है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन ये है, ये सॉल्यूशन है, और यहां आई एफ, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। आई एफ का मतलब क्या है बेटा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी फटाफट से बताओ। ठीक है, नोट कर लो इसको। एलिमेंट्री बेटा इसलिए है क्योंकि आपको फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया उन्होंने। हेडिंग ध्यान से पढ़ा करो। चलें आगे बढ़े। अब देखो जरा ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं। पहले मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेता हूं। तो मुझे बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी टी। और पी क्या है तुम्हारा? इससे कंपेयर कराओ जरा, इससे कंपेयर कराओ। पी क्या है? K2 है। ठीक है, तो मैं पहले आई एफ निकाल रहा हूं, आई एफ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी टी। और P क्या है तुम्हारा? P बताओ जरा, अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने K2, पी वाई टाइप का है ना, तो K2 हो गया तुम्हारा ये। तो ई टू दी पावर इंटीग्रेशन K2 dt। अब K2 क्या है? कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन के बाहर ले आए, इंटीग्रेशन dt, और dt का इंटीग्रेशन क्या आता है? t। तो ये आ गया e की पावर K2t, IF है ना। अब तुम्हारा सॉल्यूशन क्या था? ये था आफ्टर सॉल्विंग y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या था सॉल्यूशन? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी टी। यही था, सही है। अब कैसा दिखेगा आपको, ये ध्यान से देखना। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर K2t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू दी पावर K2t। और q बता दो, q क्या है? q, ये पूरा का पूरा q है क्या? K1a e टू दी पावर माइनस K1t, K1a e टू दी पावर माइनस K1t dt। ये मैंने पुट कर दिया, देख लो। तो e टू दी पावर K2t, यहां e टू दी पावर K2t और e टू दी पावर माइनस K1t वाला आ गया। तो यहां से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा y इंटू e टू दी पावर K2t इज इक्वल टू K1a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, और इंटीग्रेशन e की पावर इकट्ठी कर ली क्या? K2t और इंटू e की पावर माइनस K1t। ऐसा दिखेगा आपको, आराम आराम से देखते जाओ। ठीक है, अब इसके बाद y इंटू ई टू दी पावर K2t, K1a, यहां क्या करूंगा? बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे, है ना। तो K2t माइनस K1t, उसमें से भी t कॉमन ले लो। तो इंटीग्रेशन e की पावर K2 माइनस K1 इंटू t dt, ऐसा है। ठीक है, क्लियर है एकदम। अब इसको तुम इंटीग्रेट कर दो, जानते हो इंटीग्रेशन कहां से कहां कर दे। हमें टी टाइम पर चाहिए, तो यहां इंटीग्रेशन में लिमिट मार दो, क्या? 0 से t, है ना, इनिशियल से लेकर टी टाइम पर चाहिए तुम्हें y, मतलब b की कॉन्सेंट्रेशन, लिमिट लगा दो 0 से t। सॉल्व करो जरा, क्या आएगा? ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, y इंटू ई टू दी पावर K2t इज इक्वल टू K1 है e की पावर ax का इंटीग्रेशन e की पावर ax अपॉन a, और a क्या है? K2 माइनस K1। तो e की पावर K2 माइनस K1 इंटू t अपॉन K2 माइनस K1, और इंटीग्रेशन लगा देंगे यहां 0 से t, ऐसा। अब लिमिट पुट कर देंगे यहां पर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, करो पुट करो। अच्छा एक काम करो, K2 माइनस K1 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, इसको बाहर ले लो, क्या आ जाएगा? ये K1a अपॉन K2 माइनस K1, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन में क्या बचा? e की पावर K2 माइनस K1 इंटू टी, और लिमिट क्या है? 0 से t। पुट करो जरा लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है,
सिंपल मैथ चल रही है और कुछ नहीं है, ठीक है। सॉल्व करो इसको जरा, पुट करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैं अगले पेज पे सॉल्व करूंगा, है ना। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े। ये बेटा जितना भी पढ़ा रहे हैं पूरा का पूरा जेईई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट सारा करना है ये तो पूरा। डेरिवेशन बस मैं आपको करा के दिखा रहा हूं, आपको डेरिवेशन से मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट फाइनल फॉर्मूले में लिखूंगा तो वो याद कर लेंगे, काम हो जाएगा। मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखा रहा हूं कैसे आते हैं फॉर्मूले, है ना, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी बन जाएगी आपकी। चलो अगले पेज पे चलें। अब मैं यहां पुट कर रहा हूं, एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लिया, यहां पे सॉल्व कर देता हूं मैं। नोट कर लिया था ना सभी लोगों ने, या नोट करना है? चलो ले लो, नोट कर लो, ये था, आराम से नोट कर लो इसको। लिख लो पहले पूरा, है ना। अब यहां क्या करेंगे, समझ गए ना, चलें आगे। वेरी गुड। अब यहां क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कैसा दिखेगा, y इंटू ई की पावर k2t इज इक्वल टू k1a अपॉन k2 माइनस k1, अपर लिमिट t पुट कर दो, ठीक है, और लोअर लिमिट क्या पुट कर दो, 0, तो e की पावर 0 यहां हो जाएगा। सही जा रहा हूं मैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया y, इस e की पावर k2t को अपन डिवाइड कर देते हैं, तो ऐसा दिखेगा k1a अपॉन k2 माइनस k1, ठीक है। इसको डिवाइड किया तो ये था आपका e टू दी पावर k2t माइनस k1t, ऐसा लिख देता हूं मैं, e टू दी पावर k2t माइनस k1t, और यहां -1 डिवाइडेड बाय e टू दी पावर k2t, सही है, ऐसा दिखेगा। अब मैं अलग अलग डिवाइड कर दूं, k1a अपॉन k2 माइनस k1, इसको यहां ले गए तो e टू दी पावर k2t कट जाएगा, क्यों, ये नीचे डिवाइड होगा, ऊपर जाएगा e टू दी पावर माइनस k2t, ये कट जाएगा, तो e टू दी पावर माइनस k1t बचेगा, और माइनस e टू दी पावर माइनस k2t बचेगा। एक बार आप कॉपी में करके देख लो फटाफट से, ये तुम्हारा y आ जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला y आ जाएगा, इसको नोट कर लो आप, है ना। ये y आ गया, y मतलब b की कॉन्सेंट्रेशन या b के मोल। चलो भाई इसको नोट करो, और जिसको डेरिवेशन समझ में आ गया अच्छी बात, जिसको नहीं आया वो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, y क्या है, b की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। चेक कर लो एक बार, फटाफट से इसको नोट करो और चेक भी कर लो।
अब आवाज आ रही है? चेक करो, चेक करो, अब आवाज आ रही है? ठीक है। तो मैंने अभी आपको यही बोला कि पीछे वाला मैंने रफ कर दिया क्योंकि 2 बार लिखा था, ये वाला 2 बार लिख गया था। ये फाइनल है ना? ये अभी चीज मैंने जो बोली है थोड़ी देर पहले। आपको क्या करना है, ये फाइनल फॉर्मूला याद रखना है। ये क्या है? y आ गया b की कॉन्सेंट्रेशन या b के मोल। ठीक। अब इसमें एक चीज और पूछ लेते हैं आपसे। टी मैक्स। अब ये टी मैक्स का मतलब क्या है? टी मैक्स का मतलब है बेटा व्हेन, ऐसे लिख लो, द टाइम व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज मैक्सिमम। तो टी मैक्स का मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन बी की मैक्सिमम होगी उस समय के टाइम को टी मैक्स बोलते हैं, है ना? उस समय के टाइम को टी मैक्स बोलते हैं। क्लियर है एकदम? तो अभी मैंने क्या बोला, ये जो तुम्हारा y था ये तुमने याद कर लिया। अब तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को मैक्सिमम करना है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? ध्यान से देखना, उस टाइम को टी मैक्स बोलते हैं। तो y क्या आया था तुम्हारा? K1A अपॉन K2 माइनस K1 e टू दी पावर माइनस K2T माइनस e टू दी पावर माइनस K1T। चेक कर लेते हैं एक बार। ये था K1A K2 माइनस K1 e की पावर माइनस K1T, उल्टा लिख दिया है, माइनस K1T, यहां K1 और यहां K2 आएगा, माइनस K1T माइनस e की पावर माइनस K2T। ध्यान से देखते जाना है ना। ये तुम्हारा y आ गया। ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो y है मतलब वो b ही हो गया एक तरीके से, y मतलब मोल है b के। तो अपन इसको इस फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे। क्या? ध्यान से देखना, क्या बोला आपसे? जब t इज इक्वल टू टी मैक्स होगा उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b क्या हो? मैक्सिमम। मतलब dv बाई dt, अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में लिख रहे हो तो ऐसे क्या बोलोगे इसको? 0। और इसको मोल भी बना सकते हो। तो b के मोल कितने थे? y थे ना। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं dy बाई dt क्या हो जाएगा? 0। तो तुम इसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कैसा आएगा देखना, मैं सॉल्व कर रहा हूं। dy बाई dt K1A अपॉन K2 माइनस K1, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस K1 e की पावर माइनस K1T, डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस ax का होता है माइनस a e टू दी पावर माइनस ax, है ना? ये इसका डिफरेंशिएशन है। और इसका डिफरेंशिएशन प्लस K2 e की पावर माइनस K2T। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया इसका। और जब डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई dt को 0 रखना है, तो पुट इसको 0 पुट कर दो। तो क्या होगा? ये तो कांस्टेंट है, यहां 0 में चला गया, ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। क्यों? माइनस K1 e की पावर माइनस K1T और प्लस K2 e की पावर माइनस K2T, और ये t क्या हो जाएगा? t मैक्स हो जाएगा, है ना? तो आपको ऐसा दिखेगा। पहले आप इसको नोट कर लो अच्छे से। मैंने कुछ नहीं किया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया बस। ये कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस K1 बाहर आएगा, इसका माइनस K2 आएगा, एक माइनस पहले से प्लस हो जाएगा। ठीक है। और जब कभी भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम पर स्लोप तो 0 होता है ना, तो स्लोप 0 होता है, ध्यान रखना भाई। मैक्सिमम बी की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है। देखो बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। क्यों? पहले बन रहा था फिर कम हो रहा था। जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया उस टाइम पर स्लोप तो 0 होना है ना, तो स्लोप यहां क्या हो जाएगा? 0। तो dy बाई dt 0 हो गया। अब इन दोनों को बराबर कर रहा हूं अगले पेज में, नोट कर लिया ना? इन दोनों को बराबर कर रहा हूं। क्या? 0 था ना, तो माइनस K1 e की पावर माइनस K1T प्लस K2 e की पावर माइनस K2T इज इक्वल टू 0, है ना? इन दोनों को बराबर कर दो, क्या आ जाएगा? K1 e की पावर माइनस K1T, ठीक है, और इज इक्वल टू K2 e की पावर माइनस K2T। ठीक। अब मैं यहां डिवाइड कर रहा हूं, कैसे?
ऐसे कर दो आप, K2/K1 लिख लूं तो कैसा आएगा, K2/K1, इसको इधर ले जाओ K2/K1, इसको यहां ले आओ तो e की पावर माइनस K1t अपॉन e की पावर माइनस K2t, ऐसा दिखेगा। K2/K1 बस मैथ सॉल्व कर रहा हूं है ना, इसको ऊपर ले गए तो e की पावर K2t प्लस में, और e की पावर माइनस K1t पहले से ही था, बेस सेम पावर ऐड कर दो, e की पावर K2 माइनस K1 इंटू टी, और ये क्या है K2/K1। अब यहां पर मैं ln ले लेता हूं दोनों तरफ, देख लो आराम से, बराबर किया बस अपन ने ना। अब हम ln ले लेंगे, आप यहां पर है ना बेटा, तो ln क्या आ जाएगा, K2/K1 इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा आपका K2 माइनस K1 इंटू टी, और ln e तो 1 होता है ना, तो यहां से तुम्हारा t जो आएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन K2 माइनस K1 ln K2/K1। ठीक है, कैसे याद रखोगे, K2 माइनस K1 है यहां नीचे, तो नीचे वाला जो K2 है वो ऊपर आएगा, माइनस K1 है वो नीचे आएगा, ऐसे याद कर लेना। और ये जो टाइम है ये क्या हो जाएगा, मैक्स, टी मैक्स। ठीक है, टी मैक्स का मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन बी की क्या हो जाए, मैक्सिमम। जिसको डेरिवेशन समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया वो ये आप डायरेक्ट याद रखोगे, ये आप डायरेक्ट याद रखोगे, है ना। ठीक है, क्लियर है। जिसको आ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं आया वो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे। नोट कर लो इसको आप, एक बार लिख लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से नोट करो। क्लियर, आगे बढ़े, क्लियर है। अब आगे चलते हैं अपन, है ना। अब मैं आपको सारे फॉर्मूले एक पेज पे लिख देता हूं, जिसको डेरिवेशन समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आए फॉर्मूले याद कर लेना। क्या क्या आपको इसमें याद रखने हैं। यहां पर सी के बारे में हम नहीं निकालते हैं, बी तक ही पूछते हैं ना। फॉर्मूले की बात करें तो पहला फॉर्मूला बनेगा आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस K1t। चेक कर लेते हैं, स्टार्टिंग में किया था, देखो ये AT इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस K1t, एक ये फॉर्मूला हो गया आपका। दूसरा हो गया आपका ये वाला, बी की कॉन्सेंट्रेशन, मैं ए को कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस कर रहा हूं, है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी K1 ए नॉट, मैंने स्मॉल ए को ए नॉट से रिप्लेस कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस कर सकते हो, है ना, डिवाइडेड बाय K2 माइनस K1। ठीक है, ब्रैकेट में e टू दी पावर माइनस K1t माइनस e टू दी पावर माइनस K2t, ऐसा दिखेगा। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ये आएगी e की पावर माइनस K1t माइनस e की पावर माइनस K2t। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, टी मैक्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सॉल्व कर देना, टी मैक्स 1 अपॉन K2 माइनस K1 ln K2/K1, ये आ जाएगा। ठीक, अगर आप सी वाला सॉल्व करना चाहते हो, आपकी इच्छा है ना, अगर तुम सी वाला सॉल्व करना चाहते हो ये, तो यहां से dc/dt, मैं बस एक बता देता हूं क्योंकि सी वाला आता नहीं है कहीं, है ना, अगर तुम निकालना चाहते हो तो dc/dt क्या आ जाएगा बताओ, dc/dt इस रिएक्शन में प्रोडक्ट है तो K2 इंटू बी, रेट लॉस है K2 इंटू बी, और बी तुम निकाल चुके हो। ठीक है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा बड़ा इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि बी की कॉन्सेंट्रेशन आपने अभी निकाली, वो K1 ए नॉट अपॉन K2 माइनस K1। आपकी इच्छा है, करना चाहो कर सकते हो, निकाल लोगे आप आराम से, है ना, लिमिट 0 से डी पुट करना है,
लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। ए वाला पूछते हैं, ज्यादा से ज्यादा बी वाला क्वेश्चन मिलेगा, है ना। ठीक, तो ये कहानी है। क्लियर, समझ में आ गई फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंशियल रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन आपको कहां मिलेंगी? ऐसी रिएक्शन आपको ऑर्गेनिक में मिलती है कि ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी, सीक्वेंस वाली रिएक्शन मिलती है ना। जैसे मान लो आपसे ऐसा बोला गया है, प्रोपीन है, प्रोपीन की रिएक्शन HBr से कराई, ऐसा कुछ बना, फिर इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक केवेज से कराई, ऐसा कुछ बना। इस टाइप से होती है रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन बोलते हैं इनको, है ना। क्लियर है एकदम? डन, समझ गए सीक्वेंशियल रिएक्शन। क्वेश्चन शायद इसमें डला है कि नहीं, शायद नहीं डला है। क्वेश्चन में आपको एक लिख के करवा देता हूं, है ना, तो आपको अच्छा लगेगा। आप ये फॉर्मूले नोट कर लो जब तक। अच्छा, इसमें एक ग्राफ और स्टडी करनी है, ग्राफ और पढ़ लेते हैं बस, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल कर लेंगे। एक चीज और पढ़ लो इसमें, ग्राफ्स, ध्यान से देखना जरा। दो अलग अलग केस के बेटा हम ग्राफ की स्टडी करते हैं, पहले ग्राफ समझ लो फिर न्यूमेरिकल कर लेंगे अपन। दो अलग अलग केस के लिए हम ग्राफ की स्टडी करते हैं, ध्यान से देखना। इस तरफ ले रहा हूं मैं कॉन्सेंट्रेशन और इस तरफ ले रहा हूं टाइम, और यहां मैं ले रहा हूं केस वन। केस वन क्या? व्हेन, जब आपका K1 बड़ा हो K2 से। इसका मतलब क्या है? सेकेंड स्टेप इज द RDS। जब सेकेंड स्टेप क्या हो? RDS, क्योंकि K2 छोटा है ना, तो सेकेंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होगा। क्यों? A से B और B से C, ये K1 ये K2, ये स्टेप 1 ये स्टेप 2। जब K1 बड़ा होगा, K1 बड़ा मतलब पहली रिएक्शन फास्ट होगी। K1 बड़ा है मतलब पहली रिएक्शन फास्ट होगी। अगर बेटा पहली रिएक्शन तुम्हारी फास्ट होगी तो बी भी तेजी से बनेगा। तो कैसे कैसे ग्राफ आएंगे? देखो, ए वाला ग्राफ तो डिक्रीजिंग होगा इस तरीके से, है ना, क्योंकि ए तो कम होना है, और पहली रिएक्शन तेज है, फास्ट है, तो पहली रिएक्शन अगर फास्ट है तो बी क्या होगा? तेजी से बनेगा, लेकिन फिर वो सी भी तो बनाएगा तो डिक्रीज हो जाएगा। भाई बी वाला क्या करेगा? पहले बनेगा फिर कंज्यूम होगा, तो पहले बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा। और सी वाला तो हमेशा बन रहा है, तो सी वाला क्या होगा? हमेशा बनता रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे बता देते हैं। तो ये किसका है? जब K1 बड़ा है किससे? K2 से। ठीक है, जब K1 बड़ा है किससे? K2 से, तो ऐसा दिखेगा। क्लियर है? चलें आगे बढ़े। क्लियर? RDS बेटा सेकंड स्टेप है, ऐसा कंडीशन ले रहे हैं अपन। दो कंडीशन पॉसिबल है, या तो पहला तेज होगा या दूसरा तेज होगा। पहला तेज है, अब देखना जरा दूसरा अगर तेज हो जाए तो। अगर ऐसा हो जाए, सेकंड स्टेप देखो अब, है ना। अब यहां दूसरा देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं? केस 2 कर रहा हूं। केस सेकंड, जब K1 लेस देन K2 होगा, फर्स्ट स्टेप तुम्हारा RDS हो जाए। अगर पहला ही स्लो है तो बी बहुत धीमे धीमे बनेगा, बहुत कम बनेगा। इसका मतलब ए वाला सही है, सी वाला सही है ना। सी वाला भी क्या है? थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन नेचर तो यही रहेगा, है ना। तो मैं ऐसे बना रहा हूं, ध्यान से देखो। ए वाला डिक्रीज होगा, ए वाला क्या होगा? डिक्रीज होगा, लेकिन आराम आराम से डिक्रीज होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा बना दिया मैंने, लगभग वो सेम ही है एक तरीके से, लेकिन बस ये है कि पहला स्लो है तो आराम आराम से डिक्रीज होगा। और बी वाला जो बनेगा, बी वाले का पीछे कलर क्या यूज किया था? ये वाला, है ना। अगर बी वाला बनाऊंगा मैं, तो बी क्या होगा? बहुत स्लो है तो ए थोड़ा सा जाएगा बस, और ऐसे डिक्रीज। पहले बनेगा और फिर डिक्रीज, क्यों? पहला स्लो है दूसरा फास्ट है, तो कम बनेगा, जितना बनेगा वो सारा चला जाएगा। और सी वाला क्या होगा? सी वाला ऐसा हो जाएगा,
पहले वाले के मुकाबले सी वाले का ग्राफ थोड़ा नीचे। देखो पहले सी ऐसा था, अब सी ऐसा, नेचर वही रहेगा, है ना। बी वाले देखो नेचर सबके सेम है, बस ग्राफ थोड़े थोड़े नीचे आ जाएंगे क्योंकि पहला स्टेप स्लो है। ठीक है, तो जब पहला स्टेप तुम्हारा आरडीएस है तो थोड़ा बनेगा और फिर डिकम्पोज हो जाएगा, बी से सी में चला जाएगा। तो ये दो ग्राफ हैं, एक में केस 1 वाला देखो क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें डिफरेंस देख लो। कहां गया, कहां जा रहे हो यार। इसमें देख लो केस 1 और ये देख लो केस 2, क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। क्लियर है एकदम। तो बना लो आप लोग ग्राफ अच्छे से, ये वाला बना लो अच्छे से, और फिर इसके बाद दूसरा देता हूं, नोट कर लो तो बता देना। ठीक, नोट हो जाए तो बता देना, फिर मैं आपको इसके न्यूमेरिकल करा देता हूं। केमिकल काइनेटिक्स के लिख लिया ये वाला। अब ये बना लो, ये वाला बना लो फटाफट से। क्लियर। कोई क्वेश्चन टाइम वाला दिया है क्या। क्लियर है। चलो अभी इसका क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा, अपन पैरेलल वाला पढ़ लेते हैं फिर अपन सर्च कर लेंगे इसमें। मैक्सिमम टाइम निकालने वाला एक था, टी मैक्स निकालना था, कहाँ गया। अच्छा ये तो फॉर्मूले के फॉर्म में दिया है। एक सेकंड और देख लेता हूँ अगर मिल जाए तो। चलो अभी दिख नहीं रहा, दिख जाएगा अभी थोड़ी देर से, है ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, कर लेंगे अभी वापस आके। फॉर्मूले और ग्राफ हो गए ना। अब देखो आगे चलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन। पहले तीनों टॉपिक कवर कर लेते हैं, सीक्वेंशियल, पैरेलल और इक्विलिब्रियम, फिर क्वेश्चन कर लेंगे एंड में, है ना। मिल जाएंगे अभी क्वेश्चन। फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन क्या होती, देखो सीरीज में और इसमें क्या डिफरेंस है। सीरीज में क्या होता था, ए से बी बनता था, बी से सी बनता था। यहां क्या है, ए से ही बी बन रहा है और उसी से ही सी बन रहा है। ऐसा आपको ऑर्गेनिक में देखने को मिलेगा। जैसे मान लो ये है, ठीक है, इसका तुमने एल्कोहलिक KOH कराया, एल्कोहलिक KOH इसका तुमने कराया, तो इसमें बनता है 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। तो यहां पर एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, पैरेलल रिएक्शन। समझ गया डिफरेंस, सीरीज और इसमें क्या डिफरेंस है। सीरीज में एक रिएक्शन होती है, ए से बी बना, बी से सी बना। इसमें क्या हो रहा है, ए से ही बी बन रहा है और उसी से ही सी बन रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो जरा क्या लिख रहा हूं मैं। T इज इक्वल टू 0 पर अगर ये स्मॉल a है, तो इस रिएक्शन की बात करूं, ये a है इस रिएक्शन में, अब ये क्या बचेगा, a माइनस एक्स। अगर मैं बोलूं कि ये x बन गया, देखो इनिशियल a था, ये 0 था, और ये टाइम t इज इक्वल टू टी पर a में से x कम हो गया इधर, ठीक है, तो इधर x बना, और इधर y कम हो गया तो इधर y बनेगा। देखो अगर इधर y कम हो गया, ऐसे बोलो, इधर y कम तो इधर y बनेगा, इधर x कम तो इधर x कम हो गया, ये x बन गया।
सिंपल एकदम। अब मुझे क्या करना है, इसका रेट कांस्टेंट K1 बोल रहा हूं, इसका रेट कांस्टेंट K2 बोल रहा हूं। ठीक, अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं माइनस DA/dt। माइनस DA/dt अगर मैं इस रिएक्शन से लिखूं, इससे, तो K1 इंटू ए आएगा, K1 इंटू ए आएगा, किससे, इस रिएक्शन से। और अगर मैं इससे लिखूं तो माइनस DA/dt, यहां से K2 इंटू ए आएगा। देखो जरा चेक करो, अगर मैं इससे लिखता तो माइनस DA/dt, इससे लिखता तो भी माइनस DA/dt, यहां K1 ए, यहां K2 ए। ठीक, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 नेट रेट कितनी आ जाएगी, रेट को हम डायरेक्ट ऐड नहीं करते इनको, है ना, इसमें हम ऐसा बोलते हैं नेट रेट माइनस DA/dt। ये क्या आ जाएगी, इन दोनों का सम, K1 प्लस K2A, ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, क्लियर एकदम। इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। बी और सी में दोनों में एक्स बन सकता है, अगर 50-50% प्रोडक्ट बने तो हो सकता है, एक्स और वाई बराबर हो सकते हैं 50-50% बने तो। लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्शन में यूजुअली ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में एक मेजर और एक माइनर होता है ना। क्लियर, आगे बढ़े। तो माइनस DA/dt जो नेट रेट आएगी वो इन दोनों के सम के बराबर होगी। अब मैं एक काम करता हूं, इसको K डैश लिख देता हूं, ठीक है, आसान रहेगा, K डैश या K मान लो, क्योंकि K तो नहीं माना ना, K मान लो, इसको K लिख रहे हैं। तो अब ये थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा आपको, देखो अगले पेज पर बता रहा हूं, है ना, अब आपको ऐसा लग रहा है ना, माइनस DA/dt इज इक्वल टू K इंटू ए। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा हो गया ना, इसका मतलब मैं इसको फाइनल सॉल्व करके क्या लिख सकता हूं, AT इज इक्वल टू A0 e टू दी पावर माइनस KT। बस ये ध्यान रखना, जो K है वो क्या है, K1 प्लस K2 है, आसान रहेगा एकदम। ठीक, तो AT क्या है, A0 e की पावर माइनस KT। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला बन गया आपका। क्लियर है एकदम। ठीक, मैंने K1 प्लस K2 को K लिख दिया, है ना, तो K1 प्लस K2 K आ गया, हो गया ये तो फर्स्ट ऑर्डर का बन गया। अब मुझे बताना जरा, वापस चलते हैं पीछे, ये तो मैंने DA लिखा, अगर मैं dV/dt यहां से लिखना चाहूं, बोलो, यहां से इस रिएक्शन को देखना, इसको छुपा लो, अभी इसको देखो, तो dV/dt क्या आएगा, प्लस dV/dt आएगा K1A, K1A ऐसा आएगा, और dC/dt क्या आएगा, प्लस dC/dt अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या आएगा, अब इसको छुपा लो, ये देखो K2 इंटू ए, रेट लॉस है, ऐसा दिखेगा। अब मुझे B निकालना है और C निकालना है, दोनों निकालने हैं। यहां पे कैसे निकालेंगे, अगले पेज पे चलते हैं, पहले ये नोट कर लो, मैंने क्या करा, इस रिएक्शन को छुपा लो, यहां से बस dV/dt लिख लो, K1 इंटू ए, यहां से dC/dt K2 इंटू ए। ठीक है, क्लियर है। अब मैं अगले पेज पर चल रहा हूं, कहां गया अगला पेज, हाँ इधर, ये आ गया तो तुम्हारा। अब देखना जरा, अब अगर मैं dV/dt लिखूं, dV/dt, तो ये क्या था आपका, K1 इंटू ए मतलब AT लिख दूं मैं, है ना, एट टाइम t, और AT तुमने यहां निकाल लिया, तो इसको यहां पुट कर दो, K1 AT यहां से क्या, A0 e की पावर माइनस KT। ठीक, ये क्या है, dV/dt। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, कैसे, इसको इंटीग्रेट ऐसे कर लेते हैं, इसको यहां ले जा रहा हूं मैं, तो ऐसा दिखेगा dV इंटीग्रेशन 0 से, अगर कॉन्सेंट्रेशन B तक पहुंच गए, BT तक, है ना, इज इक्वल टू K1 A0 e की पावर माइनस KT
और dt को बेटा यहां ले आए इधर, और इंटीग्रेशन कर दिया कहां, 0 से t। इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 0 से t ऐसा दिखेगा। अब देखो जरा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा, bt माइनस 0, और यहां क्या आएगा, k1 a0 e की पावर माइनस के टी अपॉन माइनस के, ऐसा दिखेगा। और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से t, क्योंकि k तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लो। तो यहां से आ गया bt इज इक्वल टू k1 a0 अपॉन माइनस के, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया मैंने, अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0। सिंपल मैथ्स लगा रहा हूं, है ना। अब एक काम करते हैं, माइनस को इधर ले जाते हैं ताकि अच्छा बन जाए ये, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा। तो ऐसा बन जाएगा आपका फॉर्मूला, bt इज इक्वल टू k1 a0 अपॉन के, माइनस यहां चला गया अंदर तो ये पहले आ जाएगा 1, और ये यहां माइनस लग जाएगा माइनस के टी, ऐसा दिखेगा। तो k1 a0 बाय k 1 माइनस e की पावर माइनस के टी आएगा, और k क्या है यहां पर, k1 प्लस k2। देखो तो मैंने क्या करा, 80 निकाला, 80 को यहां पुट किया, इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फाइनल फॉर्मूले याद कर लेना। ये bt आया। सिमिलरली मैं ct लिख सकता हूं, कैसे, ध्यान से देखना। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ct, है ना, पूरा इंटीग्रेशन इसी टाइप से होगा, बस यहां क्या आ जाएगा, dc बाई dt, यहां k2 आ जाएगा, पूरा इंटीग्रेशन सेम है। तो यहां k1 की जगह चेंज करके क्या कर दोगे, k2 कर दोगे, बस बाकी पूरा सेम है। तो k1 की जगह क्या आ जाएगा, k2 a0 अपॉन k 1 माइनस e की पावर माइनस के टी, ठीक है। तो ये हो गया। आप पहले इसको नोट कर लो, इसको अच्छे से नोट कर लो आप। ये वाला सबने लिख लिया था, ये वाला सबने लिख लिया था, ठीक है। अब ये वाला देख लो, यहां पर बेटा माइनस के नीचे इसलिए आया क्योंकि इंटीग्रेशन होता है e की पावर माइनस ax का, e की पावर माइनस ax अपॉन माइनस है, ऐसा ये इंटीग्रेशन होता है ना, याद रख लेना, ठीक है। ये नोट कर लिया, एक बार बता दो फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। डन, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पर आपके फॉर्मूले ही ऐड कर देता हूं। अच्छा, यहां पर एक चीज और पूछते हैं, बी और सी की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो बता दो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बीटी अपॉन सीटी, ये भी पूछ सकते हैं आपसे, क्या आएगा। देखो ये सी की कॉन्सेंट्रेशन है और ये बी की है, पूरी चीजें सेम है, k1 k2 का डिफरेंस है। यहां k1 ऊपर आ रहा है और यहां k2 ऊपर आ रहा है, मतलब k1 बाई k2 आ जाएगा। अगर परसेंटेज बी पूछ ले आपसे तो क्या बोलोगे, k1 अपॉन k1 प्लस k2, है ना, जिसको k लिख सकते हो, मतलब k1 बाई k। और परसेंटेज सी का पूछ लें आपसे तो क्या आ जाएगा, k2 अपॉन टोटल k, तो क्या आ जाएगा, k2 बाय k, ऐसा इस, ठीक है। पीछे वाली देख लो जरा, ऐसा है ये वाली स्लाइड, अच्छे से देख लो, यहां से शुरू हुआ पूरा मामला, ये ऐसे चला जाओ, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया ये वाला, और ये हो गया b बाई सी, मैंने डिवाइड कर दिया, k1 बाई k2 आ जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं एक पेज पे सारे फॉर्मूले लिख देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिखे थे सिक्वेंशियल वाले के, वैसे ही हम इसके लिख लेते हैं, पैरेलल वाले। पहला फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं 80, 80 क्या आएगा आपका, a0 e टू दी पावर माइनस के टी, ठीक है। bt क्या आएगा, b की कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t, k1 a0 अपॉन k, सही है, k1 a0 अपॉन k 1 माइनस e की पावर माइनस के टी,
और C की कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी? बस K1 की जगह क्या करना है आपको? K1 की जगह K2 करना है बस, है ना? K1 माइनस E की पावर माइनस KT, ऐसा दिखेगा। B बाई सी मैंने लिखा था, क्या आया था? BT बाई CT इज इक्वल टू, क्या लिखा था? BT बाई CT, K1 बाई K2, ठीक। और परसेंटेज ऑफ B क्या लिखा था? K1 अपॉन K, और परसेंटेज ऑफ C क्या लिखा था? K2 अपॉन K। इंटू 100 कर देना परसेंटेज के लिए, है ना? पीछे अगर नहीं किया हो तो 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए, यहां पर इंटू 100 कर लो। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, और ये क्या है आपका? देखो AT लिख दिया, BT लिख दिया, CT लिख दिया, B बाई T लिख दिया, B बाई C लिख दिया, परसेंटेज B और परसेंटेज C। जहां भी K लिखा मिले पैरेलल रिएक्शन में, K क्या होता है? K1 प्लस K2, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस तरीके से समझ गए बात को? तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। क्लियर है? अब अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ध्यान से देखना जरा, मैं ग्राफ यहां से उठा लेता हूं कोई। ठीक है, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, फॉर्मूले सबने नोट कर लिए ना? करना हो तो एक बार फिर से देख लो। ठीक है, अभी मैं करवा दूंगा, इसके न्यूमेरिकल हो जाएंगे, है ना? फॉर्मूले याद कर लेना बस आप। ठीक, ठीक है। अब देखो जरा, ग्राफ बनाना हो तो कैसा बनेगा? सिंपल सा ग्राफ बन जाएगा इसका। A डिक्रीज होगा, ठीक है, और B पे डिपेंड करेगा क्या होगा। देखो मान लो A से क्या बन रहा है तुम्हारा? B बन रहा है और C बन रहा है। ये K1 है, ये K2 है। अगर तुम्हारा केस 1 K1 इज ग्रेटर देन K2, ठीक है, तो कैसा आ जाएगा? देखो A वाला ग्राफ तो डिक्रीज होना है, क्योंकि A तो कम होगा ना भाई, A रिएक्टेंट है, वो कम होना है, और B और C बनने हैं। कौन ज्यादा तेज बनेगा? K1 ज्यादा होगा तो B तेज बनेगा। B तेज बनेगा, इसका मतलब B का ग्राफ ऐसा जाएगा। ठीक है, और C का उसके नीचे भेज देना। क्यों? C वाले का K2 तो कम है ना, ऐसा दिखेगा भाई। जो बड़ा है, जिसका K बड़ा है, वो फास्ट रिएक्शन, वो ज्यादा बनेगा। तो ये B का हो गया, तो ये मैं लिख रहा हूं क्या? ये A का हो गया, ठीक है, ऐसा लिख लो। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। सही है, क्योंकि K1 ज्यादा है, अगर हम ऐसा मान के चलें तो B ऊपर जाएगा, C नीचे। क्यों? K2 छोटा है, K1 बड़ा है ना? अब इसी ग्राफ को एक बार नोट कर लो, इसको, इसी को दूसरे के लिए बता देते हैं। जब K1 छोटा होगा, K2 बड़ा होगा, तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं आएगा। क्या आएगा? ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, है ना? बना देता हूं मैं उसको, इसी को एडिट कर लेते हैं। अगर हम इसी को एडिट करें तो क्या करें? फिर से बना लेते हैं ना। यहां कुछ ऐसा किया जाना चाहिए, पहले तो यहां केस 1 की जगह केस 2, ये हो जाएगा बेटा केस 2। K1 इज लेस देन K2, ठीक है, तो कैसा जाएगा? ध्यान से देखो, A डिक्रीज होगा, ठीक है, B और C बनेंगे, लेकिन K2 बड़ा है तो C ज्यादा बनेगा। ठीक है, K2 बड़ा है तो C ज्यादा बनेगा, तो B क्या हो जाएगा अब? नीचे, और C क्या हो जाएगा बेटा? उसके ऊपर, ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया C, ये B और ये A। चेक करो जरा क्या डिफरेंस है। यहां देखो और यहां देखो, दोनों में डिफरेंस है ना? इसको देखो, क्यों? जिसका K ज्यादा वो ज्यादा बनेगा, है ना? और ये देखो, ठीक है, क्लियर है एकदम? तो ये कहानी हो गई आपकी पैरेलल की। फॉर्मूले ध्यान रखना आप, है ना? फॉर्मूले और ग्राफ याद रखना। आगे बढ़े। ठीक।
ठीक, चलो अब मैं आपको बता देता हूं इक्विलिब्रियम का, तो अपने ये तीनों एडवांस के टॉपिक कवर हो जाएंगे, फिर सवाल कर लेंगे अपन। डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखना है, तो एक रिएक्शन मैं लेके चल रहा हूं, ए से बी बन रहा है, ठीक है, ए से बी बन रहा है, ये के एफ है, ये के बी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा कैसे कर रहा हूं मैं। मुझे डी ए बाई डी टी लिखना है, कैसे लिखूंगा, डी ए बाई डी टी। तो एक काम करता हूं, ए से बी स्प्लिट कर लेता हूं मैं दो रिएक्शन को, ए से बी, ठीक है, इसका रेट कांस्टेंट के एफ है। और अगर रिवर्स रिएक्शन को लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, बी से ए, ठीक है, और इसका रेट कांस्टेंट क्या है, के बी है। ऐसा लिख सकता हूं मैं, स्प्लिट कर सकता हूं, अलग अलग कर लिया मैंने, है ना, ठीक है। अब यहां मैं लिख रहा हूं ए के लिए रेट, तो इसमें ए क्या है, रिएक्टेंट, तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ये एलिमेंट्री फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती, ध्यान रखना ये सारी, ठीक है, क्लियर है एकदम। अब यहां लिखना चाहूं मैं ए के रेस्पेक्ट में, तो प्लस डी ए बाई डी टी लिखूंगा। क्या लिखूंगा, प्लस डी ए बाई डी टी, के बी इंटू बी, सही है ना, क्योंकि यहां ए प्रोडक्ट है, यहां ए रिएक्टेंट है। अब मुझे ओवरऑल रिएक्शन अगर देखूं तो ए को रिएक्टेंट और बी को प्रोडक्ट मान के चलना है, तो ए के लिए मुझे नेगेटिव में रेट निकालनी है और बी के लिए पॉजिटिव में। तो एक काम करता हूं, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, अच्छी बात है, ये नेगेटिव नहीं है तो इसको नेगेटिव बनाओ, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के बी इंटू बी, ऐसे लिख सकता हूं। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लिख दूं मैं अगले पेज पर, ध्यान से पहले देख लो। मैंने यहां माइनस डी ए बाई डी टी लिखा, यहां प्रोडक्ट था इसलिए प्लस आया, लेकिन हमें उसको माइनस बनाना है, क्यों, क्योंकि ये भी माइनस है, तभी तो हम नेट रेट लिखेंगे इन दोनों को मिला के। अब 1 और 2 को ऐड कर दो, तो ये रेट तो ऐड नहीं होती, ये रेट ही आएगा फाइनल, है ना। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा आपका के एफ ए माइनस के बी बी, क्या आएगा, के एफ इंटू ए माइनस के बी इंटू बी, इस तरीके से आएगा। देखो चेक कर लो जरा, अगर आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, मैंने तो आपको बेसिक से पूरा स्प्लिट करके बताया। डायरेक्ट यहां से कैसे लिखोगे, माइनस डी ए बाई डी टी इसके लिए लिखोगे तो के एफ इंटू ए आएगा, रिएक्टेंट है, और उल्टा चलोगे तो के बी इंटू बी आएगा, प्रोडक्ट है, तो वो माइनस लगा देना। ऐसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, स्प्लिट करके समझ लो, ऐसे लिखते हैं, क्लियर है एकदम, ठीक। तो मैंने क्या करा, यहां माइनस पहले से ही था, उसको नहीं छेड़ा, यहां प्लस आ रहा था, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन आएगा भी, क्योंकि प्रोडक्ट दिख रहा है, इसको माइनस में कन्वर्ट किया तो ऐसा दिखेगा। अब मैं इसी तरीके से क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, इधर लिख रहा हूं बी के लिए, क्या आएगा, प्लस डीबी बाई डी टी, क्या आएगा, डीबी बाई डी टी, के एफ ए, इक्वेशन नंबर 3, और यहां डीबी बाई डी टी क्या आएगा, यहां डीबी बाई डी टी माइनस में आएगा पहले, तो माइनस डीबी बाई डी टी क्या आ रहा है, ये के बी बी, लेकिन इसको तुम्हें क्या करना है, प्लस में चाहिए, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में बी प्रोडक्ट है। अगर हम मान के चलें तो ये माइनस को प्लस बना दो, तो क्या आ जाएगा, डीबी बाई डी टी, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के बी बी, इक्वेशन नंबर 4। अब 3 वाली और 4 वाली को ऐड कर दो, तो के एफ ए माइनस के बी बी, देखो 3 वाली और 4 वाली को ऐड कर दो, तो प्लस डीबी बाई डी टी क्या आएगा, के एफ ए माइनस के बी बी, ठीक है, ऐसा आएगा आपका, चेक कर लो एक बार, सही है। ये माइनस में था ना, तो इसको प्लस चाहिए था, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्लियर। समझ गए बात को, तो ये कहानी है।
तो इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम के लिए लिखते हैं, आप लिख सकते हो हमेशा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं तो आपको अच्छा लगेगा थोड़ा, है ना, प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंशियल, पैरेलल और इक्विलिब्रियम, है ना। मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं, इसमें एडिट नहीं है, आप लोग सॉल्व करना जरा, है ना, निकालना, आंसर आना चाहिए। फाइंड नेट, फाइंड ओवरऑल, ऐसे लिख लो, ओवरऑल रेट कांस्टेंट, फाइंड ओवरऑल रेट कांस्टेंट। ए से दिया है बी, सी, डी, K1 K2 K3, 3 बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। K1 दिया है, K2 दिया है, K3 दिया है, यहां पुट कर लेते हैं। क्या क्या दिया है, 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, 3 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, 1.93 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। बता दो जरा फटाफट से, ओवरऑल रेट क्या आएगी? बोलो। ओवरऑल रेट क्या आएगी बताओ। फटाफट से आंसर बताओ सभी लोग। क्या लग रहा है आंसर? क्लियर है, बिल्कुल सही है। ऐड कर दो इनको, नेट के क्या आएगा, नेट के आएगा आपका ओवर, पैरेलल रिएक्शन है ना, सिंपल फॉर्मूले याद हो जाएंगे, काम हो जाएगा। K1 प्लस K2 प्लस K3 इज द नेट रेट कांस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से 6.93 इंटू 10⁻³ एकदम सही है। एक सवाल और दे रहा हूं करना, सबका सही है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन एक और लिख रहा हूं, बताना। ए से बन रहा है बी और सी, इसकी परसेंटेज यील्ड दे रखी है 2% और इसकी परसेंटेज यील्ड दे रखी है 98%, है ना। मतलब ये 2% बन रहा है या 98% बन रहा है। फाइंड ओवरऑल रेट कांस्टेंट, के निकालना है आपको, है ना, निकालो, सॉल्व करो इसको। ओवरऑल रेट कांस्टेंट निकालना है, ए से बी बन रहा है और सी बन रहा है। परसेंटेज यील्ड का मतलब इतने परसेंट बन रहा है, अभी मैंने परसेंटेज बी और सी लिखाया था ना आपको, उससे आ जाएगा। ठीक है, करो, आना चाहिए आंसर।
क्या आ रहा है आपका? सॉल्व करो एक बार। कितना आ रहा है? देखो परसेंटेज यील्ड का मतलब आपको क्या पता है? यहां से तुम्हें पता है K1/K, ठीक है। K1/K कितना है? 2/100। और यहां से तुम्हें पता है K2/K, ये क्या है? 98/100। तो ओवरऑल K निकालना है तुम्हें, कैसे निकलेगा? K1 + K2 से, है ना। कुछ और देना चाहिए इसमें, क्यों? मेरे ख्याल से कुछ और होना चाहिए यहाँ पे, वैल्यू तो कुछ देनी चाहिए। रेट कांस्टेंट निकालना है, हाँ। एक बार चेक कर लेता हूँ। हाफ लाइफ भी दे रखी है यहाँ पे, 22 साल दे रखी है हाफ लाइफ। इसमें थोड़ा सा और एडिट कर लो। T 50% दे रखा है आपको, तो फिर डायरेक्ट ही आ जाएगा, जरूरत ही क्या है फिर ये देने की। T ½ = है 22 ईयर्स। चलो ठीक है, निकाल लो फिर भी। T 50% ओवरऑल दे रखा है आपको, है ना। अच्छा, फाइंड K, और यहां पर सुनो K1 एंड K2 ये भी निकालना था, सारा ही निकालना है ना। सही है एकदम। T 50% 22 साल दिया है। अब ट्राई करो जरा, कितना आएगा। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन है। यहां T 50% 22 साल दिया हुआ है, 22 ईयर्स। ईयर्स में निकाल देना आंसर, है ना। K1 K2 तो सीधा सा है, देख लो जरा ध्यान से। K क्या आएगा? K आएगा ln2 डिवाइडेड बाय T 50%, है ना। तो K आ गया आपका ln2/22। ठीक, ये K आ गया। K1 K2 इसलिए तो परसेंटेज दिया है ना, तुम्हें परसेंटेज दिया इसलिए। तो यहां से तुम्हारा K1 क्या आ गया? 2K/100। K पुट कर देना वहां से। और यहां से K2 क्या आ गया? 98K/100, है ना। ये था क्वेश्चन पूरा। T½ पहले मिसिंग था, अब सही है ना। चेक कर लो, K यहां से निकाल लो। ln2/22 कितना आएगा? 0.693/22 कर देना जरा कोई, मैं ही कर देता हूं। 0.693/22 ये आ जाएगा आपका 0.0315। डिवाइड करके देख सकते हो आप, वहां मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 2 कर दो उसमें, तो 0.063/100 जो यहां K1 आएगा। ठीक है, यहां पुट कर देना 0.063/100। 100 मतलब 10⁻²। और यहां क्या आ जाएगा? K2 98 इंटू 0.0135, है ना। तो 3.087 इंटू 10⁻², ये आएगा आपका आंसर। सही है, 0.0315 इंटू 98। ठीक है, ये आपके आंसर हैं, आप नोट कर लो, है ना। मल्टीप्लाई कर सकते हो आप खुद से। तो इस टाइप के आपको फॉर्मूले लगाने पड़ सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा हाँ, एक चीज यहां पर इधर इक्विलिब्रियम के लिए रह गई है, उसको यहां पर लिखेंगे। अगर आपको इक्विलिब्रियम के लिए, ध्यान से देखना जरा, अगर आपको इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन पूछ ले तो कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखना जरा। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से रहता है, ए से बी बन रहा है, यहां T = 0 पर ये A था, ये 0 था। इसका KF और KB फॉरवर्ड बैकवर्ड रेट कांस्टेंट है। T = T पर A में से X गया, ये X बना। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछ ले स्पेसिफाई करके कि T = T इक्विलिब्रियम पर बताओ
एक्स इक्विलिब्रियम क्या है तो आप आराम से निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला होता है वही इंटीग्रेशन, वही फर्स्ट ऑर्डर का ही होना है ना। बस एक्स की जगह एक्स इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो कुछ ऐसा फॉर्मूला इसका बनता है इंटीग्रेशन करने के बाद, के एफ प्लस के बी इंटू टी इज इक्वल टू एल एन एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन ए माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, ऐसा बनेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर तुम्हें एक्स इक्विलिब्रियम निकालना है तो ये फॉर्मूला है, आप नोट कर लो। अगर तुम एक्स इक्विलिब्रियम निकालना चाहते हो तो ठीक है, लिख लो फटाफट से, फिर आगे बढ़े। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। किसकी? x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी? अच्छा यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ये a नहीं है, यहां पर x आएगा। x के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, है ना। तो यहां आएगा आपका x माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, है ना। जब इन दो अलग अलग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो ऐसा आएगा। और यहां से x कैसे निकलेगा? x निकलेगा k1a अपॉन के एफ प्लस के बी। ठीक है, 1 माइनस e की पावर माइनस के एफ प्लस के बी इंटू टी। यहां से आपका x निकलेगा। ये वही वाला इक्वेशन आ गया आपका जैसे b की कॉन्सेंट्रेशन निकालते थे। तो बार बार इंटीग्रेशन नहीं कर रहे अपन, है ना। तो कभी अगर इक्विलिब्रियम के लिए तुमसे पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए ये याद रखने हैं। तुम पहले यहां से x निकालोगे, ये सब वैल्यू पुट कर करा के उसको यहां पुट करोगे, ये तो गिवन होगा आपको, एक्स इक्विलिब्रियम निकल जाएगा यहां से। ठीक है, तो ये दो तुम्हें फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। ठीक है, K1 नहीं, यहाँ KF आएगा, क्या लिख रहा हूं मैं, KF आएगा यहाँ, KFA अपॉन KF प्लस KB। फटाफट से ये दो इक्वेशन नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लो फटाफट से। ये तो मैं डायरेक्ट ध्यान रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर तुम इंटीग्रेशन करने बैठोगे क्या, माइनस डी क्या ए माइनस एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन डी टी इज इक्वल टू K1 इंटू ए के एफ इंटू ए, फिर माइनस के बी इंटू बी। तो बार बार इंटीग्रेशन करने से अच्छा है कि डायरेक्ट अपन फॉर्मूला ही ध्यान रखें, है ना। क्योंकि फिर दो अलग अलग इक्वेशन चलती रहेंगी पैरेलल और लास्ट में ऐड करना पड़ेगा आपको के एफ और के बी को, है ना। तो ये ध्यान रखना, कभी अगर तुमसे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पूछ ले या इक्विलिब्रियम मोल पूछ ले तो इस फॉर्मूले से निकलते हैं। पहले तुम एक्स निकालोगे फिर यहां पुट करोगे। ठीक है, प्रोसेस मैंने बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं अब ध्यान से देखना, जैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन टर्म्स ऑफ क्या लिखा था हमने, प्रेशर। तो ये मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जैसे प्रेशर का फॉर्म था ना वैसे इससे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम के टर्म में लिखें तो ध्यान से देखना कैसे लिखना है आपको, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना आप इसमें। अब देखना टोटल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब यहां पर वॉल्यूम से है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ओनली प्रोडक्ट इज गिवन। आपको टेबल दे रखी है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, NH4NO2 तुम्हें दे रखा है। ठीक है, इसको तुमने हीट कराया तो इसने बना लिया N2 प्लस 2H2O। ठीक है, ऐसा तुम्हें दे रखा है। तो इसने क्या करा, NH4NO2 ने ये बना लिया। अब तुम्हें यहां पर सिर्फ गैस गिवन है, तो तुम्हें वॉल्यूम ऑफ N2 गिवन है 0 पर, किसी टाइम t पर, इनफाइनाइट पर। तो 0 वाला पुट करो यहां V0, कोई टाइम t ले लो उसका पुट कर दो, टेबल दे रखी होगी आपको जैसे मैंने प्रेशर की टेबल बताई थी, और इनफाइनाइट वॉल्यूम दे रखा होगा, मतलब t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर, जब रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो जाए तो यहां पुट कर दोगे तो इससे आंसर आ जाएगा। कब? जब प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है, मतलब N2 तुम्हें गैस फॉर्म में दे रखा है, रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि वो सॉलिड है ना। तो तुम क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे सीधा। तो तुम्हें टेबल दे रखी होगी तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर देना। ठीक है,
ये कुछ चीजें हैं डायरेक्ट ध्यान रखनी पड़ेंगी। लिख लिया फॉर्मूला ये। अब अगर तुम्हें रिएक्टेंट के बारे में पता है, सिर्फ ध्यान से देखो, टोटल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, किसका गिवन हो, रिएक्टेंट का गिवन हो, तो तुम्हें सिर्फ V0 बाई VT, टेबल ही ऐसी दे रखी होगी तुम्हें, हमेशा टेबल ही ऐसी दे रखी होगी जिसमें इनिशियल वॉल्यूम और अलग अलग टाइम के दे रखे होंगे, तो तुम उस पर्टिकुलर टाइम का उठा के यहां VT पुट कर देना। ठीक है, जैसे मान लो t इज इक्वल टू 0 पर दे रखा है 25 ml, t इज इक्वल टू 10, 20, 30 ऐसे दे रखा होगा, यहां दे रखा है मान लो 15 ml, या यहां दे रखा है 10.5 ml, यहां 8.5 ml, ऐसा। तो एक तो इनिशियल ये उठाना ही है V0, अब इन तीनों में से कोई भी एक उठाओ, उसके हिसाब से टाइम पुट कर देना, है ना। इस तरीके से आपको करना, लेकिन जब रिएक्टेंट का गिवन हो तो ये करना है ना। प्रोडक्ट का गिवन होगा तो आपको पहले वाला लगाना है, रिएक्टेंट गिवन हो तो ये लगाना है। ठीक है, अगला ये वाला एक फॉर्मूला देख लो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, सॉरी हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। केन शुगर में ये लगाना है, यहां थीटा इन्फिनिटी माइनस है बीच में ना, ध्यान रखना। अब ये थीटा क्या है, देखो जो सुक्रोज होता है वो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये होता है डेक्स्ट्रो और ये लेवो रोटेटरी होता है, ये स्मॉल डी होता है, ये स्मॉल डी, ये स्मॉल एल। तो आपको ऑप्टिकल रोटेशन गिवन होंगे तो ये थीटा क्या होता है यहां पर, ऑप्टिकल रोटेशन। तो जो टेबल गिवन होगी उसमें ऑप्टिकल रोटेशन गिवन होंगे। ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन यहां पर गिवन होगी, तो ऑप्टिकल रोटेशन गिवन होगा तो आप यहां पर थीटा वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो, जो भी टाइम का आप ले रहे हो वो टाइम यहां पुट कर देना। ठीक है, क्लियर एकदम, आपको टेबल बनी हुई नजर आएगी, आप जो जो थीटा है पुट करते जाओ, लेकिन बस ध्यान रखना जिस टाइम का थीटा ले रहा हो वही टाइम का यहां रखना। ठीक है, बोर्ड में नहीं आता बेटा ये सब, एनसीईआरटी में नहीं है ना। तो ये कुछ आपके फॉर्मूले थे, एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना, एक ये। ठीक है, बाकी मैंने आपको ये इसके कुछ क्वेश्चन भी करवा दिए। इक्विलिब्रियम के फॉर्मूले ध्यान रखना। ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए कैसा लिखते हैं, ग्राफ, ये सारी चीजें है ना। अब मैं आपको, अब यहां तक आपका जेईई एडवांस का हो गया है ना, यहां तक आपका जेईई एडवांस का हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं उसके बारे में बता देता हूं। जैसे आपके पास नोट्स आएंगे ना ये, तो इसको तुम सेग्रीगेट करके रखना। जेईई एडवांस वाला तो ये हो गया आपका, एक खाली पेज आ गया था, ध्यान से देखना है ना। जेईई एडवांस वाला तो हो गया। अब देखो जरा कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट हैं, 5-10 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं अपन। जैसे ये वाला, एक बच्चे ने पूछा, मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई एनसीईआरटी देख रहा हो तो आप खुद खोल लो, है ना, अपने पास एनसीईआरटी मैं भी खोल लेता हूं, तो फटाफट काम हो जाएगा अपना। अब थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग भी, सभी लोग, मतलब बोर्ड वाले भी और जेईई मेन वाले भी। ये मिलेगा आपको पेज नंबर 1, 2, 3, 4th पेज नंबर पे, है ना। आपके पास एनसीईआरटी तो देख लो। पेज नंबर 4 पे एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था कि सर इसमें इंस्टेंटेनियस रेट हमें निकालना समझ में नहीं आ रहा, कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसका निकाल के बताता हूं इंस्टेंटेनियस रेट, ध्यान से देखना। जैसे यहां पर ये ग्राफ ऐसे डिक्रीज होता है, आप जानते हो रिएक्टेंट का, मैंने आपको पढ़ाया था इंस्टेंटेनियस रेट, क्या बोला था, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल ली है, तो वहां पर एनसीईआरटी में उन्होंने R600 एट 600 सेकेंड ये निकालना है ना, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट कहां पे निकालनी है, 600। मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हो, रिएक्टेंट है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लगाएंगे, स्लोप निकालेंगे कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे तुम स्लोप निकालोगे, है ना। अब जब स्लोप निकालने जाओगे तो इस पॉइंट पे स्लोप क्या आएगा, देखो ध्यान से देखना जरा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक, किसकी, टाइम की भी और इस वाले की कॉन्सेंट्रेशन की भी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू, ये वैल्यू है इस लाइन के नीचे, और ये लाइन किसकी चली आ रही है, 0.02 की। तो 0.02 से नीचे आप कुछ भी मान लो, एनसीईआरटी ने जो माना है वो लिख देते हैं, बाकी आप कुछ भी मान सकते हो ना। 0.02 से नीचे उन्होंने लिया है 0.0165, है ना, उन्होंने माना है 0.0165। आप यहां पर अपनी तरफ से कुछ सिंपल डेटा भी ले सकते हो, है ना, बस 0.02 से नीचे लेना। क्यों, ये वाला पॉइंट इस लाइन के नीचे आ रहा है, देखो।
अब ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट भी इस लाइन के नीचे आ रहा है, किसके? 0.04 के। तो 0.04 से नीचे लेना है, एनसीईआरटी ने 0.037 लिया है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या करना है? टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं, 800 माइनस 400, फाइनल माइनस इनिशियल। और इसके पहले यहां पर माइनस लगा देना, क्योंकि माइनस लगा था। इसको सॉल्व कर लेना, मैं आंसर लिख देता हूं उनका जो दे रखा है, 5.12 इंटू 10 की पावर -5 मोलर सेकेंड इनवर्स, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। कोई भी पॉइंट पे पूछ रहे, मान लो इस पॉइंट पे पूछ ले, तो यहां पर आप बना लेना ऐसा, ठीक है। मतलब आप निकाल सकते हो, इस तरीके से निकालना है। क्लियर है एकदम? ठीक है। क्लियर? चलो, एक तो ये पॉइंट डिस्कस करना था। हाँ, एक बच्चे ने ये भी पूछा था कि सर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में के और के डैश में थोड़ा सा लफड़ा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि सर कैसे लगाएं। तो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, ये एनसीईआरटी का ही एक एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर अगर आप लिखना चाहो तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है ये, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ था। 4.9 नंबर का एग्जांपल है, 4.9, ठीक है। अब जरा इसको पढ़ लो, क्या कह रहे हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्वा सॉल्यूशन हैज बीन स्टडीड बाय टाइट्रेटिंग द लिबरेटेड एसिटिक एसिड अगेंस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मतलब एसिड का हाइड्रोलिसिस हुआ, एस्टर का हाइड्रोलिसिस हुआ, एसिड बना, NaOH के साथ रिएक्शन हो गई उसके, ऐसा उन्होंने टाइट्रेशन कराया। और ये ऑब्जर्वेशन है उनके, शो दैट इट फॉलोज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा कहना है। एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स नियरली कांस्टेंट 55 मोलर, जानती हो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होती है, तो मोलरिटी 55 आएगी। अब आपको क्या चाहिए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के डैश। अब इनका जो के डैश है, जो मैंने पढ़ाया था, मैंने के माना था, इन्होंने वो के डैश माना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इन्होंने यहां के डैश लिखा है, तो क्या करो, के डैश इंटू वाटर, इसको मैं के लिख रहा हूं, मतलब एनसीईआरटी के लिखता है, मैंने यहां के डैश लिखा था, मतलब के और के डैश उल्टे हो गए हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट ही है। वैसे भी हमारे में यहां डैश हुआ करता था, यहां डैश नहीं हुआ करता था, इनका क्या है, वहां पर डैश है और यहां डैश नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है? वैल्यू ऑफ के डैश निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो, के डैश इंटू वाटर को मैंने के मान लिया, और ये क्या फॉलो कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो के जो निकलेगा पहले, के टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट बाई सी टी। अब देखो जरा, सी नॉट क्या मानोगे? ये सी नॉट ये मानोगे, ये तुम्हारा सी टी 1 हो गया, ये तुम्हारा सी टी 2 हो गया, ये तुम्हारा सी टी 3 हो गया, ऐसा, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? के टी 1 लिखूंगा, सी टी 1 लिखूंगा, ये वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, टाइम 30 रखूंगा, ये सी नॉट यहां रखूंगा, सी टी यहां रखूंगा, के निकालूंगा। ये के तुम्हारा सेम आएगा किसका? जब मैं दोबारा से करूंगा, के टी 2 एल एन सी नॉट अपॉन सी टी 2 से। अब क्या रखूंगा? सी नॉट तो सेम है, अब तुम टाइम 60 रखोगे, सी टी 2 ये रखोगे। सिमिलरली तुम थर्ड वाले के लिए वैसे रिपीट करोगे, तो तीनों का केस सेम आ जाएगा, ठीक है। तीनों का के नियरली सेम आ जाएगा। अब अगर के आ गया तो तुम्हें क्या करना है? के डैश निकालना है, तो मैं अगले पेज पर यहां ऐड कर रहा हूं। तुमने के निकाल लिया, ठीक है। अब तुम क्या करोगे? के इज इक्वल टू के डैश इंटू वाटर, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा के डैश क्या आ जाएगा? के तुम निकाल चुके हो फर्स्ट ऑर्डर लगा के, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर 55.5 मोलर, जानते हो आप, सीडो फर्स्ट ऑर्डर है, तो वाटर एक्सेस में रहेगा, कितना रहेगा? 55.5 फिक्स रहेगा हमेशा। तो इस तरीके से आपको एनसीईआरटी में उसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, मैंने समझा दिया, इस तरीके से होता है, ठीक है। आप एक बार चेक कर लेना। ये क्लियर है? जिसने भी पूछा था क्लियर है ना? तो इस तरीके से आपको निकालना है। अब एनसीईआरटी में कुछ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल दे रखे हैं, एक तो दे रखा है, इसका लिख लेना, इसको मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कहां पे हम चल रहे हैं। जो लोग अगर एनसीईआरटी सामने खोल के बैठे हैं ना, तो उनको मैं पेज नंबर बता देता हूं। ये है बेटा पेज नंबर, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पेज नंबर है 104, केमिस्ट्री का पेज नंबर 104। इसमें उन्होंने एक अमोनिया वाली रिएक्शन दे रखी है और एक HI वाली, ठीक है। तो अमोनिया वाली जो रिएक्शन है, 2 अमोनिया, वो आएगा क्या? N2 प्लस 3H2, 1100 के आसपास टेम्परेचर दे रखा है, प्लेटिनम दे रखा है यहाँ, है ना। और दूसरा है एक HI वाला,
2HI, इसमें उन्होंने गोल्ड दे रखा है तो H2 प्लस I2। तो ये दोनों ही रिएक्शन होती है, जो सरफेस वाली रिएक्शन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो इसका रेट उन्होंने दिया है K, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटल है ना, तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा, और इसका K HI की पावर 0। लेकिन ऐसा ध्यान रखना, ये जो जीरो ऑर्डर है ये होता है एट हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर पर जीरो ऑर्डर होता है। ध्यान से सुनना क्या होता है, मेरे पास एक सरफेस है, क्योंकि ये सरफेस रिएक्शन है, मेरे पास प्लेटिनम का सरफेस है, उस पर अमोनिया को लाना है। तो जब लो प्रेशर होगा तो जितना सरफेस अवेलेबल होगा उतना अमोनिया आ सकता है, लेकिन एक टाइम के बाद सरफेस तो सैचुरेट हो जाएगा, अमोनिया तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, सरफेस पर बैठ जाएगा। अब कोई नया अमोनिया का मॉलिक्यूल लाओगे तो वो चेंज नहीं करेगा ना रेट को, रेट को तो तभी चेंज करेगा जब सरफेस के साथ इंटरेक्शन होगा, है ना। तो सरफेस वाली रिएक्शन जीरो ऑर्डर होती है कब, जब बहुत ज्यादा प्रेशर आप अप्लाई कर दो, है ना। क्लियर है एकदम, क्योंकि सरफेस ऑक्यूपाई हो जाएगा। लो प्रेशर पर ये फर्स्ट ऑर्डर होगी, ध्यान रखना। अगर मैं इसकी बात लो प्रेशर पे करूं तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये जीरो ऑर्डर एट हाई प्रेशर, और ऐसा लिखूंगा मैं R इज इक्वल टू K अमोनिया, इसकी पावर 1 एट लो प्रेशर, क्योंकि लो प्रेशर पर तो सरफेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है, बात समझ में आई। अगर सरफेस देखो, जितनी अवेलेबल सरफेस होगी, अमोनिया के मॉलिक्यूल आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन हो गया। लेकिन एक बार अमोनिया बैठ गया तो नए अमोनिया के जो मॉलिक्यूल आएंगे, आप ज्यादा प्रेशर मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ला रहे हो, तो ऑब्वियसली है कि सैचुरेट हो जाएगी सरफेस। ठीक है, तो ये वाली कहानी आपकी जीरो ऑर्डर वाली होगी। हाँ, एक पॉइंट और बताना था, एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर हो गया। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मैंने अगर बताया तो अच्छी बात, नहीं तो एक बार फिर से लिख लो। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एनसीईआरटी से ही उठा के लिख रहे हैं पर, ताकि आपको याद रहे। एक तो रेडियो एक्टिविटी आपका होता है ना, नेक्स्ट टाइम पे जो स्टार्ट करेंगे अपन। पहला पॉइंट है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी ये होता है। दूसरा होता है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन, जो है उस टाइप की है ना, डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O, ये वाली है ना। रेडियो एक्टिविटी में एक रिएक्शन है, रेडियम से जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो रेडॉन बनता है ना। रेडियम से अल्फा पार्टिकल तो रेडॉन बनता है, ये अपन न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और डीकंपोजिशन ऑफ N2, इसको तोड़ोगे N2O को तो ये NO2 और O2 बनाएगा, ये N2 प्लस O2 बनाएगा। तो डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 हो गया, N2 हो गया। ये सब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। या रेट लॉ दे रखा होगा, जैसे एनसीईआरटी में कुछ दे रखा है एसिटाइलडिहाइड वाला, रेट लॉ दिया है तो आप उससे भी ऑर्डर निकाल सकते हो ना, तो वो आपको याद नहीं करनी। ठीक है, तो ये कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं मैं, देखो क्या। पहला, अगर मैं बोलूं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, अगर एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है, तब तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होती है। ये क्या होती है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन अगर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करोगे, तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मतलब बेस के साथ रिएक्शन है ना, तो वो सेकंड ऑर्डर होती है, ध्यान रखना। अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, अगर ये आ गया तो ये सेकंड ऑर्डर होती है। ये रेट लॉ से पता चलता है ना। इसका रेट लॉ क्या होता है, इसका रेट लॉ R होता है K, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, एस्टर, और इसका रेट लॉ होता है K, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर इनटू NaOH। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेटा से एनालिसिस किया गया, जैसे टेबल अपन ने बनाई थी। तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हुआ तो ये, एसिडिक हाइड्रोलिसिस हुआ तो ये। ठीक है, तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस सेकंड ऑर्डर और ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना था। क्लियर है एकदम। चलो फिर, काफी है इतना। ठीक है, यही थे एनसीईआरटी के पॉइंट। एक बार और देख लेते हैं, कुछ बच गए हो तो।
जीरो ऑर्डर हो गया, प्लेटिनम वाला केस हो गया, ठीक है। 1130 केल्विन टेम्परेचर दिया एनसीईआरटी में अमोनिया वाली रिएक्शन का, देख लेना आप एक बार, याद करने की भी जरूरत नहीं है। देखो अब मैं आपको बता देता हूं एक बार 5 मिनट में फटाफट से, है ना। एनसीईआरटी का पूरा सीक्वेंस बता रहा हूं। पहले मैंने रेट ऑफ रिएक्शन आपको पढ़ा दिया, इसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, ग्राफ वगैरह बता दिए थे, मैंने भी बता दिए, इंस्टेंटेनियस रेट का बता दिया, इक्वेशन का रेट लॉ लिखना माइनस DA/dt वाला, वो सब हो गया है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन भी मैंने बता दिया है ना, मैंने लास्ट में बताया था, इन्होंने पहले दे रखा है। ऑर्डर निकालना बता दिया मैंने आपको, इन्होंने भी निकल रखा है ना। कुछ रिएक्शंस हैं उसके रेट लॉ दे रखे हैं, ठीक है, वो आप रेट लॉ से तो ऑर्डर निकाल ही सकते हो। चलो भाई, ऑर्डर हो गया, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी इन्होंने पहले दे रखा, मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था, मतलब टॉपिक हो गया कवर, है ना। मॉलिक्यूलरिटी कवर हो गया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ कवर हो गया, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सारी चीजें, ठीक है। फॉर्मूला बेटा ध्यान रखना है ना, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। बाकी सारा प्रेशर वाला भी कवर हो गया, हाफ लाइफ भी बता दिया मैंने आपको, है ना। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कवर हो गई, टेम्परेचर डिपेंडेंस कवर हो गया, ठीक है। आरएनएस इक्वेशन कवर हो गई, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट कवर हो गया, कोलिजन थ्योरी कवर हो गई, कवर, है ना। बाकी डॉली मैडम आपका एक लेक्चर लेंगी जिसमें आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवा देंगी वो, है ना। क्लियर है एकदम। इसमें एक दो टॉपिक और होते हैं लेकिन वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो मैं पढ़ा नहीं था, जैसे ओस्टवाल्ड मेथड वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा, कई जगह मिल जाएगा आपको, लेकिन उसके क्वेश्चन अभी तक नहीं आए, तो नहीं पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है। चलो जाते आते आपको थैंक यू बोल देते हैं। फॉर्मूले जरूर आप याद कर लेना, है ना, जितने मैंने लिखाए हैं। क्लियर है एकदम, ठीक है। फॉर्मूले सारे याद कर लेना आप लोग एक बार अच्छे से, है ना, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं आज मूड ऑफ है, ओस्टवाल्ड वाला मेथड मैं नहीं पढ़ा रहा, क्वेश्चन आज तक आई नहीं उस पर, है ना, तो कोई उसका मतलब ही नहीं है। कभी एक आध बार 1982, 95, 94 में आ गया होगा तो आ गया होगा, ठीक है। अब कुछ बच्चों ने कमेंट किया था ना, इसलिए उन्हीं को ही फॉलो किया जा रहा है। कुछ बच्चों ने बोला था कि सर हमारा मजाक उड़ाते हो, हमें अच्छा नहीं लगता है, क्लास का टाइम खराब होता है, तो मैंने सोचा कि अब उनको ऐसे ही पढ़ाया जाए, ठीक है। अब जैसे कोई चैप्टर है, सपोज काइनेटिक्स है, तो काइनेटिक्स 8 लेक्चर या 9 लेक्चर का है, तो उसमें 2-3 लेक्चर अगर ज्यादा भी लग जाएं लेकिन अच्छे से हम पढ़ लें तो वो ज्यादा बेटर है ना हमारे लिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आपको इतनी करवाता हूँ, थ्योरी में आपको अच्छे से कवर करवाता हूँ, एनसीईआरटी आपको पूरी कवर करा दी, जेई एडवांस का भी करा दिया कवर, तो अगर 1-2 लेक्चर ज्यादा लग रहे हैं तो लगने तो मजे से पढ़ना चाहिए, मेरा तो यही मानना था, लेकिन अब कुछ बच्चे कह रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अपना 11th का रिवीजन करते रहो पेस बैच से, ठीक है, पेस में सारे लेक्चर्स हैं, आप टारगेट करो, चैप्टर वाइज शुरू हो जाओ, ठीक है। क्लियर है एकदम। कल का मैं शेड्यूल बताता हूं, कल का अपना क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री बेटा स्टार्ट करेंगे कल, और वेनसडे को आपका एनसीईआरटी वाला लेक्चर, तो अपना काइनेटिक्स क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद न्यूक्लियर के बाद मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट के अभी एनिमेशन पर और मॉडल्स पर मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। जब वो अच्छे से बन जाएंगे तभी मैं सॉलिड स्टेट आपको करा दूंगा, जब तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपन चलाते हैं ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, सॉलिड स्टेट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सॉलिड स्टेट में प्रॉपर एनिमेशन वगैरह आ जाएंगे ना तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाएगी, है ना, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर कल, इसको रिवाइज कर लेना आप एक बार, है ना, जो लोग जेई एडवांस टारगेट कर रहे हैं।
जेई मेन वाले तो ये लेक्चर पूरा का पूरा स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।